हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन टॉपिक बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेल। जल अवशोषण तथा रसारोहण। क्लियर? अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अपन बात कर रहे हैं कि प्लांट के लिए किस प्रकार का वाटर अवेलेबल रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हैवी रेन होने पर, तेज बारिश होने पर जल जो है, वाटर है, रिवर, पॉन्ड, इनमें चला जाता है। इस प्रकार के वाटर को रनवे वाटर कहते हैं। ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं रहता। तेज बारिश होने पर जल जो है वो मृदा की सतह पर बहकर प्रवाहित होकर नदियों तालाबों में चला जाता, रनवे वाटर कहलाता, अवहित जल कहलाता है। दूसरा, लाइट रेन होने पर, हल्की बारिश होने पर वाटर जो है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रकार के वाटर को सॉइल वाटर, मृदा जल कहते हैं। इस प्रकार के वाटर को मृदा जल कहते हैं। क्लियर? अब सॉइल वाटर जो है, मृदा जल जो है वो कई प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल वाटर, रासायनिक जल। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, कैपिलरी जल, कैपिलरी वाटर, केशिकात्व जल। तो और भी जो है कई प्रकार का सॉइल वाटर होता है। अब इसमें से डियर स्टूडेंट, जो कैपिलरी वाटर है, जो केशिकात्व जल है, वो प्लांट के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी कि प्लांट इस जल को क्या करेगा, अवशोषित कर पाएगा। क्लियर स्टूडेंट? केशिका जल, इस बात को जरा ध्यान रखिए। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अपन जानते हैं कि प्लांट ग्रुप की बात करें, हम प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, पादप जगत की अगर अपन बात करें तो इसको हम कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपने को पता है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर? अब देखिएगा डियर, इन प्लांट्स में कौन से ऑर्गन हैं जिसके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर अपन बात करें एल्गी और फंजाई, तो डियर स्टूडेंट, एल्गी एंड फंजाई में कोई वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन नहीं होते, कोई विशेष अंग नहीं होते। प्लांट बॉडी थैलस होती है, तो इसमें कंप्लीट बॉडी के द्वारा, संपूर्ण जो है शरीर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्लियर? ब्रायोफाइट, अगर इसे आगे चले अपन ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में जनरली राइजोम प्रेजेंट होते हैं, मूलाभास प्रेजेंट होते हैं। मूलाभास के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, जो है विशेष प्रकार का जड़ तंत्र होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर? अब देखिएगा स्टूडेंट कि इनमें अगर अपन बात करें तो रूट सिस्टम में
कौन से ऑर्गन्स होंगे जिनके द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हायर प्लांट्स और हायर जो है उच्च पादपों में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं। क्लियर। अब इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं हम, किसका, रूट टिप का। अगर अपन जड़ तंत्र की बात करें उसमें, तो जड़ तंत्र में सबसे बेस पे यानी जो है अपन बात करें यहाँ क्या होता है, रूट कैप होता है, मूल गोप होता है, उसके ऊपर की ओर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, विभज्योतक क्षेत्र होता है, उसके ऊपर इलोंगेशन द्वितीयकरण क्षेत्र होता है, एंड सबसे अपन बात करें टॉप पे तो मैच्योरेशन जोन होता है, परिपक्वन क्षेत्र होता है। क्लियर है। अपने क्या समझा डियर स्टूडेंट कि जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स का जो जड़ तंत्र है उनमें कौन से ऑर्गन है जो वाटर एब्जॉर्प्शन, कौन से अंग है जो जल अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, जैसे जड़ तंत्र की बात करें इस डायग्राम में, तो बेस पे रूट कैप प्रेजेंट है जो इसका प्रोटेक्टिव पार्ट है, बाद में अपन इसको और डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक जोन है जो डिविजनल जोन है, इलोंगेशन जोन है, ग्रोथ जोन है यानी कि वृद्धि क्षेत्र है। क्लियर है। प्लांट में जो है इसी के कारण जो है वृद्धि होती है। और परिपक्वन क्षेत्र यानी कि इसके जो है इस क्षेत्र के टिश्यू क्या हो चुके हैं, विभेदित हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं। इस क्षेत्र के जो टिश्यू है वो क्या हो चुके हैं, विभेदित हो चुके हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए अब ये जो है टिश्यू क्या है, तैयार है। इन मैच्योरेशन जोन में जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या कह रहे हैं, रूट हेयर कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं, रूट हेयर। ये रूट हेयर जो है ये वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया यानी कि सतही क्षेत्र अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट तो रूट जो है का यंग सिस्टम जो होता है, क्लियर है, रूट्स का यंग सिस्टम और रूट हेयर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन की प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन की क्या मैकेनिज्म है, कौन से मैकेनिज्म, ये सिंपल सा टॉपिक था, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्लियर है। अब वाटर मैकेनिज्म की बात करें, वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म की बात करें, जल अवशोषण की क्रियाविधि की अगर हम बात करें कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ठीक है, किस प्रकार से होगा, तो अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जल अवशोषण की क्रियाविधि, जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर। प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन की दो मैकेनिज्म, दो प्रकार से वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। क्रेमर साइंटिस्ट था, उसने बताया कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है, जिसका डिस्कशन पहले हम ट्रांसपोर्ट में वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, पैसिव एंड एक्टिव प्लांट एब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर। सक्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। पैसिव यानी निष्क्रिय, इसका अपन पॉइंट का पहले भी डिस्कस कर चुके थे, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें निष्क्रिय, पहले वर्ड पढ़ चुके हैं, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मीनिंग अपन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सॉइल से
जड़ में जल का अवशोषण किस प्रकार से हो सकता है। मृदा में जल होता है और अपन जानते हैं कि प्लांट के लिए जो अवेलेबल वाटर है कौन सा, कैपिलरी वाटर, कौन सा, केशिकातु जल। तो केशिकातु जल का प्लांट जो है, रूट है, किस प्रकार से एब्जॉर्प्शन करेगा या कैसे उसके अंदर अवशोषण होगा, ठीक है, कैसे जो है मृदा से रूट में जल आएगा, उसकी अपन बात करें तो फिर उसके लिए दो प्रोसेस है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण। डियर स्टूडेंट, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन का जो फैक्टर है, जो कारक है, वो लीफ में प्रेजेंट होता है। यहां पर अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि पत्तियों में वाटर एब्जॉर्प्शन का कारक फैक्टर उपस्थित होता है। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या होता है, अपन जानते हैं कि पत्तियों के द्वारा, लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। अब वहां से वाष्पोत्सर्जन होगा तो लीफ की कोशिका, मान लो कि हम एक बात कर लेते हैं, लीफ का डायग्राम बनाते हैं कि लीफ की सरफेस कोशिका है, क्लियर, यहां से वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, जल की जो कमी हुई, तो यहां पे क्या होगा, इस कोशिका में जो है जल की कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो आप देखिएगा इस कोशिका का डीपीटी जो है वो क्या होगा, डीपीटी क्या होगा, डीपीटी बढ़ेगा। ध्यान रखना इस फैक्टर का कि यहां से अपन कह रहे हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण का जो कारक है, निष्क्रिय जल अवशोषण जिस कारण होता है वो कारक कहां होता है, लीफ में होता है, पत्तियों में होता है। वो कैसे बनता है कि लीफ के द्वारा क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और लीफ की मैंने ये कोशिका की बात कर रहा हूं, यहां से या कंप्लीट सरफेस से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, यहां जल की कमी होगी, क्लियर, जल की कमी होगी तो जो है सॉल्यूशन होगा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, इसका मतलब उसका डीपीटी बढ़ेगा। अब देखिएगा इस कोशिका का डीपीटी बढ़ा हुआ, इसके कंपेयर में दूसरी कोशिकाओं का अगर बात करें तो डीपीटी क्या होगा, कम होगा। इसके कंपेयर में दूसरी कोशिकाओं का डीपीटी क्या होगा, कम होगा, क्लियर। तो क्या होगा कि वाटर जो है इस कोशिका से इस कोशिका में इससे इसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि हमने देखा वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, तो वाटर का मूवमेंट लो डीपीटी से हायर डीपीटी की ओर होता है, कम डीपीटी से अधिक डीपीटी। यहां डीपीटी अधिक है, इसके ऊपर में यहां कम, तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से लीफ से, पत्तियों से, तने और तने से जड़ में, रूट में एक ऋणात्मक दाब उत्पन्न होगा। पॉइंट को नोट कीजिएगा, एक क्या होगा, ऋणात्मक दाब उत्पन्न होगा, और वो ऋणात्मक लीफ से रूट तक बनेगा। तो रूट का डीपीटी क्या होगा, रूट का डीपीटी ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में सॉइल का डीपीटी क्या होगा, कम होगा। भाई ये ऋणात्मक दाब यहाँ से लीफ से जो है बात करें स्टेम से रूट में, रूट की बात करें रूट से सॉइल, तो सॉइल का डीपीटी अब क्या होगा, रूट के कंपेयर में कम होगा, या रूट का डीपीटी अधिक होगा तो सॉइल से जड़ क्या करेगा, जल क्या करेगा, जड़ में प्रवेश करेगा, क्लियर। तो ये जो है अपने आप वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या मृदा से रूट में जो है वाटर जा रहा है, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी ओर चलते हैं अपन लोग, सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सक्रिय जल अवशोषण हम पहले ही समझ चुके हैं कि सक्रिय जल अवशोषण मतलब इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब सक्रिय जल अवशोषण के लिए जो कारक उपस्थित है, सक्रिय जल अवशोषण जिस कारण होता है वो जड़ में होता है, जड़ में सक्रिय अवशोषण का कारक उपस्थित होता है, क्लियर। यहां पर जड़ में जाइलम जल स्तंभ के द्वारा एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं, जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। मूल दाब रूट प्रेशर कहते हैं, क्लियर। वापस सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि सक्रिय अवशोषण से जल कैसे, देखिए जरा मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन वैसे कब होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण से होता है। प्लांट में मैक्सिमम जल का अवशोषण निष्क्रिय जल अवशोषण क्रियाविधि के द्वारा होता है, सक्रिय से बहुत कम होता है, 2-3% होता है, क्लियर। मैं कह रहा हूं इसके लिए
एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो कारक है वो कहाँ होता है, जड़ में होता है। तो जड़ में एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब रूट प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा ये एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कब होगा? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सुनना जरा, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की दर कम, वाष्पोत्सर्जन की दर कम, या अपन कह दें कि रात्रि के समय नाइट में मूल रूट हेयर के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, तो क्या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म के द्वारा होगा। क्लियर? इस समय क्या होगा डियर स्टूडेंट कि सॉइल से रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। उस समय कोशिका किसका उपयोग करेगी? एटीपी का उपयोग करेगी। किसका उपयोग करेगी? एटीपी का उपयोग करेगी, ऊर्जा का उपयोग करेगी। और ऊर्जा का उपयोग करके ओपी का मान बढ़ाएगी कोशिका में। उस ओपी के कारण जो दाब उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? मूल दाब, रूट प्रेशर कहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा? प्लांट जो है सॉइल से वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? यहाँ पर जो है दूसरा अपन बात करें सक्रिय वाटर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब देखिएगा, अब जब वाटर जो है सॉइल से रूट हेयर में पहुंच चुका, तो अब रूट हेयर से वाटर किस प्रकार से जाइलम में पहुंचेगा? देखिएगा डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्लांट में वाटर का जो मास फ्लो होता है, वाटर है, मिनरल है, इसका जो है बल्क फ्लो होता है। क्लियर है? मास फ्लो होता, वो किसके द्वारा होता? जाइलम और इसके एलिमेंट्स के द्वारा होता है। जाइलम और इसके एलिमेंट्स के द्वारा मास फ्लो होता है। क्लियर? तो मैं अगर आपको बात करूं, मैं आपके सामने अगर एक छोटा सा जो है ऐसी रफ डायग्राम, तो अपन जानते हैं कि अगर चाहे अपन बात करें रूट का, लीफ का, स्टेम का बात करें, तो रूट में सबसे बाहर क्या होगा? रूट हेयर, रूट हेयर। क्लियर है? उसके बाद एपिडर्मिस। क्लियर? अगर रूट का टीएस देखूं मैं, स्टेम का देखूं, तो रूट में सबसे बाहर जो है रूट है, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स सेल होती है। क्लियर? कॉर्टेक्स के बाद एपिडर्मिस सेल होती है, एंडोडर्मिस सेल होती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल की लेयर होती है, और पेरिसाइकिल के बाद जो है क्या होता है? जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। सुनना जरा इस बात को, अगर एक नॉर्मली मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बनाई, तो अब क्या हुआ? वाटर तो अभी तक जो है सॉइल से कहाँ आया, मृदा से कहाँ आया? मूल रोम तक पहुंचा। क्लियर? और जाइलम और फ्लोएम अपन कह रहे हैं यहाँ पर है। क्लियर? जाइलम और फ्लोएम यहाँ, ये यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, और हम कह रहे हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो किसके द्वारा होगा? वाटर का, जाइलम के द्वारा होगा। तो रूट हेयर से जाइलम तक वाटर को किस प्रकार से पहुंचाया जाता है? क्लियर स्टूडेंट? तो इसके लिए अपन डिस्कस करते हैं, वो है वाटर मूवमेंट, वाटर मूवमेंट इन प्लांट, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट किस प्रकार से होता है। क्लियर? ठीक है? यानी कि अपन बात ये कर रहे हैं दूसरा इसी के अंदर कि रूट हेयर से, मूल रोम से जाइलम तक वाटर का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होगा। क्लियर? आज बात समझ। तो इसके लिए एक अपन डायग्राम यहां पर ड्रॉ करते हैं। क्लियर? डायग्राम के द्वारा ही उसको समझते हैं। तो रूट हेयर से जाइलम तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। क्लियर? तो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम वही कौन सा कि डायग्राम में अपन सबसे बाहर की ओर बात करते हैं, बना देते हैं। सबसे बाहर की ओर अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, कौन सी सेल होती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस,
बाद पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद अब तुम लोगों को क्या मिलेगा, जाइलम। क्लियर? पेरिसाइकिल के बाद देखो क्या मिल जाएगा, जाइलम। आप भी इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, इस डायग्राम को समझना। डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ से कहाँ वाटर का मूवमेंट, कहाँ से कहाँ, मूल रूट से, रूट हेयर से जाइलम तक। क्लियर? सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, सेल, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, यहाँ मूल रूम थे जिसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो चुका है, ये दूसरी सेल, ठीक है। कॉर्टेक्स की सेल, वल्कुट की कोशिका, कॉर्टेक्स सेल, वल्कुट की कोशिका। तीसरी बात करें अपन लोग ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, अंतःत्वचा। सबसे अंदर की ओर पेरिसाइकिल, परिरम, परिरम। क्लियर? और यहां पर अगर अपन बात करें जाइलम, यहां पर बात करें ये सबसे बाहर के जाइलम। क्लियर? तो अब हम क्या, हमारा टॉपिक वाटर मूवमेंट इन प्लांट, वाटर का जो है किस प्रकार से मूवमेंट होगा। क्लियर? रूट हेयर से जाइलम तक वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। तो डियर स्टूडेंट, वाटर मूवमेंट इन प्लांट में बात करें तो तीन प्रकार से वाटर का मूवमेंट हो सकता है। नंबर 1 एपोप्लास्ट पाथवे, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा वैक्यूलर पाथवे। क्लियर? वापस सुनिएगा, रूट हेयर से जाइलम तक वाटर का मूवमेंट तीन पाथवे से हो सकता है, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर। क्लियर है? हिंदी वाले भी इस बात का एपोप्लास्ट लिखे, सिम्प्लास्ट लिखे और रस धानियां जो है वाटर ट्रांसपोर्ट लिखे। अब देखिएगा डियर, यहाँ रूट है, यहाँ पर वाटर, इसके बाद वाटर का मूवमेंट देखिए क्या पाथवे रहेगा। अब देखिए, ये जो सेल वॉल के द्वारा जो वाटर मूव हो रहा है, सेल वॉल के द्वारा वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसे कह रहे हैं डियर स्टूडेंट एपोप्लास्ट पाथवे। क्लियर? और प्रोटोप्लास्ट या प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा, इसको अपन क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट। और वैक्यूल में हो रहा है जो, इसको अपन क्या कहेंगे, थर्ड वैक्यूलर। वापस सुनिए, हम बात कर रहे हैं वाटर मूवमेंट प्लांट में रूट हेयर से जाइलम। तो हमने यहाँ पर रूट हेयर, मैंने बार बार बताया आपको, यहाँ पर है रूट हेयर में सॉइल से वाटर ट्रांसपोर्ट हो चुका है एक्टिव और पैसिव वाटर मैकेनिज्म के द्वारा। अब ये एपिडर्मिस सेल है, कॉर्टेक्स सेल है, एंडोडर्मिस और पेरिसेल। हम जानते हैं कि प्लांट में दो सेल के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये तो ये स्पोर है, दो सेल, ये सेल एक दूसरी सेल, यहाँ के बीच जो कोर है, छिद्र है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं,
प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। अब देखिएगा ये जो अपन बात करें सेल वॉल के द्वारा जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, इसे अपन क्या कह रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे कह रहे हैं। क्लियर। जो सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच इंटरसेलुलर सेल में जो है, सेल के बीच इंटरसेलुलर जो स्पेसेस है, क्लियर है, और जो गैप है, उन गैप में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उस पाथवे को क्या कह रहे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे कह रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट एपोप्लास्ट पाथवे में एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो ये एंडोडर्मिस है, ये जो एंडोडर्मिस सेल है, इस एंडोडर्मिस सेल में एक विशेष प्रकार के बैंड होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टियां। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, ये जल के गमन के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए बैरियर होता है, अवरोधक होता है, यानी कि इसके द्वारा वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा, इसके द्वारा वाटर का मूवमेंट अब आगे नहीं होगा। तो अब आगे वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट में कैसे होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा वाटर का मूवमेंट होगा, फिर वापस वही पाथवे होगा। क्लियर। एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट के द्वारा वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, फिर कहां से होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन के द्वारा वाटर का मूवमेंट होगा, फिर वापस वही एपोप्लास्ट पाथवे और जाइलम में वाटर प्रवेश कर जाता है। क्लियर। दूसरा, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा से जो वाटर का मूवमेंट होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, इसको लिविंग पाथवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग पाथवे, जीवित मार्ग भी कहते हैं इसको। क्लियर है, किसका, जल के गमन का। आगे बात समझ में, ये सबसे ज्यादा अवरोधक मार्ग है, ये सबसे ज्यादा जो है बैरियर पाथवे है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर का मूवमेंट इजीली नहीं हो पाता। क्लियर है। और तीसरा जो वाटर मूवमेंट है साइटोप्लाज्म से जो वैक्यूल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, वैक्यूलर कहते हैं। सबसे ज्यादा वाटर का मूवमेंट किससे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे के द्वारा होता है। तो वाटर मूवमेंट का या अपन कह सकते हैं रूट हेड से जाइलम में वाटर मूवमेंट के तीन पाथवे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर। एपोप्लास्ट जो सेल वॉल से हो रहा है, क्लियर, इंटरसेलुलर स्पेस से हो रहा है, गैप से हो रहा है, वो एपोप्लास्ट है। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से हो रहा है, वो सिम्प्लास्ट है। साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में हो रहा है, वो क्या है, वैक्यूलर पाथवे है। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैंने देखिएगा डियर स्टूडेंट, कल ऑस्मोसिस, डीपीडी, इनके लिए आपको डीपीपी भेजी है। क्लियर है। अगर उस पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन नहीं हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और भी मैं आज और डीपीपी भेजने वाला उसी टॉपिक की, इसी, तो आप कंटिन्यू जो है उस डीपीपी को सॉल्व करते रहिएगा। क्लियर है। थैंक यू सो मच।